हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, टू ब्रेक। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो पार्टी है उसने अपना ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने से मना कर दिया, वो कहा कि उसे नहीं परफॉर्म करना है, उसने जो प्रॉमिस किया था टू परफॉर्म वो प्रॉमिस उसने तोड़ दिया, तो वो हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज रहते हैं। जो पार्टी रिफ्यूज कर देता है टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस वो कहलाता है डिफॉल्टिंग पार्टी या फिर गिल्टी पार्टी। और जो पार्टी जिसने गलती नहीं किया वो पार्टी कहलाता है एग्रीव्ड पार्टी। तो जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास कुछ ऑप्शंस रहता है कि उसके बाद वो कैसे अपना जो भी लॉस है उसको कॉम्पेंसेट करे। और ये ऑप्शंस कहलाता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा रेमेडीज अवेलेबल रहता है टू द एग्रीव्ड पार्टी। पहला है रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। आगे हम लोग एक एक करके सारा रेमेडीज देखते हैं। तो पहला रेमेडी जो होता है एग्रीव्ड पार्टी के पास आफ्टर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब है कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय वन पार्टी, तो दूसरा पार्टी जो है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसकी गलती नहीं रहती है, वो पार्टी क्या करता है, द अदर पार्टी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को है जो कैंसिल कर सकता है और उसको अपना पार्ट भी परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस भी परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है और वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अग्रीव्ड पार्टी है उसको, जो गिल्टी पार्टी है उसके अगेंस्ट अगर उसको केस फाइल करना है फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ही हैज टू फाइल अ सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो भी कर सकता है। दूसरा है, आगे देखते हैं, व्हेन द कोर्ट ग्रांट्स रिसेशन द एग्रीव्ड पार्टी इज फ्रीड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस। तो कोर्ट है, केस फाइल करने के बाद अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दिया रिसेशन, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फ्री हो जाता है अपना ऑब्लिगेशन से। ठीक है, उसको अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन करने का जरूरत नहीं है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद वो इंटाइटल हो जाता है टू कॉम्पनसेशन फॉर एनी डैमेज। जो भी डैमेज हुआ है एग्रीव्ड पार्टी का, उसको जो गिल्टी पार्टी है वो कॉम्पनसेट कर देता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई 100 kg ऑफ टी लीव्स फॉर 20,000 टू बी ऑन 15th अप्रैल। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जहां ए को सप्लाई करना है 100 kg ऑफ टी लीव्स फॉर रुपीज 20,000 और ये उसको करना है ऑन 15 अप्रैल। If A does not supply the tea leaves on the appointed day, B need not pay the price. तो अगर A जो है वो 15 अप्रैल को सप्लाई नहीं किया उसको 100 kg ऑफ टी लीव्स, तो B को भी उसको अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। अगर A ने परफॉर्म नहीं किया तो B भी उसको पैसा नहीं देगा उस ड्यूटी का, उस परफॉर्मेंस का। आगे है बी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड। तो बी समझेगा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, सिंस उसने मुझे पैसा टी लीव्स ही नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड। और दूसरा ये है कि बी में ऑल्सो फाइल अ सूट फॉर रिसेशन एंड क्लेम डैमेजेस। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बी कह सकता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा और तुमको मेरा डैमेजेस देना होगा, डैमेजेस का भरपाई करना होगा। तो ये होता है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस। Damages are a monetary compensation allowed to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him as a result of the breach of contract. तो breach of contract के वजह से जो aggrieved party है उसका जो भी loss या injury होता है उसके लिए जो monetary compensation किया जाता है वही आता है आपका suit for damages के अंदर। आगे the fundamental principle underlying damages is not punishment but compensation। तो ये damages का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका ये रहता है कि जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको पनिश नहीं किया जाए, लेकिन उनको बोला जाए कि कॉम्पनसेट करें एग्रीव्ड पार्टी को। By awarding damages, the court aims to put the aggrieved party into the position in which he would have been had there been performance
and not breach and not to punish the defaulter party. तो ये डैमेजेस अवॉइड करने का ये कोर्ट का ये इंटेंशन रहता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको इस पोजीशन पे डाल दे जिस पोजीशन में रहता अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता, अगर ब्रीच नहीं होता, और जो डिफॉल्टर पार्टी है उसको पनिश नहीं करना होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कॉम्पनसेट करने। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड है पेनल्टी और एंड लिक्विडिटी डैमेजेस। तो आगे सारा डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। When a contract has been broken, the natural and direct loss suffered by the aggrieved party is called ordinary or general damages, and the aggrieved party can claim such damage. तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है उसके बाद जो नेचुरल और डायरेक्ट लॉस हुए जो एग्रीव्ड पार्टी सफर करता है वो कहलाता है ऑर्डिनरी और जनरल डैमेजेस, एंड एग्रीव्ड पार्टी जो है वो रिकवर कर सकता है ये सारे डैमेजेस जो भी हुआ है। These damages are generally are reasonably considered as arising naturally and directly in the usual course of things from the breach of contract. तो ये जो damages है general and ordinary damages वो कंसिडर किया जाता है उसको कि वो यूजुअली अराइज होता है naturally and directly. The measure of ordinary damages is the difference between the contract price and the market price at the date of the breach. तो एग्जाम्पल से समझेंगे, ये सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। A makes a contract to procure 50 bags of wheat from B at rupees 200 per bag. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे A को लेना है 50 bags of wheat from B at rupees 200 per kg. On the date of delivery, B fails to deliver. B ने डिलीवर नहीं किया, वो परफॉर्म नहीं किया अपना ड्यूटी, वो फेल कर गया. And A has to procure the wheat from the open market where he has to pay rupees 400 per bag. तो since B ने किया breach of contract उस वजह से A को open market से wheat लेना पड़ा rupees 400 per bag. That is rupees 200 more than what he would have paid to B for the quantity of wheat. तो यहाँ पे क्लियर है, टू कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो 200 देगा पर बैग, लेकिन सिंस बी फेल कर गया डिलीवर करने से तो उसको देना पड़ा रुपीज 400 पर बैग, तो यहाँ पे उसको 200 रुपीज ज्यादा देना पड़ा पर बैग. द लॉस ऑफ रुपीज 200 पर बैग इज अ जनरल लॉस. तो ये जो लॉस हुआ है ए को बी के डिलीवर नहीं करने की वजह से वो लॉस हुआ है रुपीज 200 पर बैग, और ये लॉस होता है आपका जनरल लॉस. एंड ए इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द सेम फ्रॉम बी, और ए जो है वो रिकवर कर सकता है ये 50 बैग्स रुपीज 200 पर बैग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो लॉस हुआ है बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो रुपीज 200 पर बैग हुआ है, तो ए जो है वो रिकवर कर सकता है, एंड बी है बी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उसका ए के लॉस का. आगे देखते हैं स्पेशल डैमेजेस. स्पेशल डैमेजेस आर दोज विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस. यानी कि जो स्पेशल डैमेजेस है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं. In other words, special damages are indirect losses which are not the natural and probable consequence of the breach of contract. तो स्पेशल डैमेजेस जो है वो इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं जो कि नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होते, वो इनडायरेक्टली होते हैं एंड वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अराइज होते हैं. हमने पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस में देखा था वो डायरेक्ट लॉसेस होते थे एंड वो नेचुरली एंड डायरेक्टली अराइज होते थे, लेकिन स्पेशल डैमेजेस में ऐसा नहीं है. The following are the situations in which the aggrieved party is entitled to such damages. Special damages can be claimed only if there is a special loss to the aggrieved party. तो जो aggrieved party है वो special damages के लिए तभी claim कर सकते हैं जब special loss हो तब. Both the parties to the contract are informed about the special circumstances leading to such loss. तो दोनों ही parties informed रहने चाहिए about the special circumstances. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ जाएगा स्पेशल डैमेजेस क्या है. A having contracted with B to supply 1000 tons of iron at rupees 100 a ton on 19th May. तो A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है जहाँ पे A को सप्लाई करना है टू B 1000 tons of iron at rupees 100 a ton. A contracts with C for the purchase of 1000 tons of iron at rupees 80 a ton.
फिर जो ए है उसका कॉन्ट्रैक्ट बना सी के साथ और उसको सी से खरीदना है 1000 टन्स ऑफ आयरन एट ₹80 अ टन। यानी कि ए सी से खरीदेगा ₹80 में एंड देन ₹100 अ टन वो बेचेगा टू बी, telling C that he does so for the purpose of performing his contract with B। तो A ने C को क्लियरली बता दिया है कि वो C से खरीद रहा है ये 1000 टन्स ऑफ आयरन सो दैट वो B के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सके, B को बेच सके। C fails to perform his contract with A। C ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का and A could not procure other iron and B in consequence rescinds the contract। तो सिंस बी ने किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ए कहीं और से आयरन ले भी नहीं सका, तो उसके वजह से बी ने कॉन्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। सी मस्ट पे टू ए ₹20,000 बीइंग द प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है, जो सी है, सी जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वो ए को ₹20,000 देगा। 20,000 क्यों देगा? क्योंकि जो ए है वो अगर सी डिलीवर कर देता उसको गुड्स, वो ए को बेचता और इसमें सी का सॉरी ए का प्रॉफिट होता 20,000। मतलब ये 20 रुपीज ज्यादा हाँ 20 रुपीज ज्यादा में बेचता तो हो जाता पर टन 20 रुपीज ज्यादा में बेचता तो 20 इंटू 1000 20,000। तो ऐसे में ए का प्रॉफिट होना था 20,000, लेकिन सिंस परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया सी के वजह से, तो सी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा टू ए ₹20,000 which A would have made by the performance of his contract with B। जो A अगर कॉन्ट्रैक्ट करता with B तो उसका प्रॉफिट हो जाता 20,000, लेकिन C के वजह से, C के फेलियर टू परफॉर्म की वजह से A का लॉस हुआ। तो इस वजह से जो भी डैमेजेस है वो स्पेशल डैमेज है वो कॉम्पेंसेट करेगा C। आगे है एग्जेम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। ये तीनों सेम है, एग्जाम्स में आप लोग एक भी लिख सकते हैं, तीनों चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। Sometimes the breach of a contract may result in the loss of credibility of a party and may hurt the party's reputation। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजल्ट करता है, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके रेपुटेशन पे, उसके रेपुटेशन पे इफेक्ट करता है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका जो क्रेडिबिलिटी है, जो नाम है सोसाइटी में, उसको डैमेज करता है। द पार्टीज गुडविल इज डैमेज्ड एंड देयर इज एन इमोशनल शॉक। जो अग्रीव्ड पार्टी है उसका गुडविल खराब होता है और उसको इमोशनली काफी शॉक मिलता है बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केसेस में कोर्ट जो है वो क्या करता है, in such circumstance, if the court feels that ordinary damages are not enough compensation for the loss of reputation or emotional damage suffered by the aggrieved party, the court may impose exemplary damages on the defaulter। तो इस केसेस में जो कोर्ट है उसको लगता है कि जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है फॉर द लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड इमोशनल डैमेज, क्योंकि ये काफी ज्यादा डैमेज है। ऑर्डिनरी डैमेजेस में हमने पहले पढ़ा था कि कॉम्पनसेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉम्पेंसेशन ही नहीं कवर कर सकता है जो रेपुटेशन डैमेज हुआ है अग्रीव्ड पार्टी का, लेकिन इसमें इसलिए जो कोर्ट है वो इम्पोज करता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस ऑन द डिफॉल्टर। जो पार्टी है जिसने गलती किया है, जिसने ब्रीच किया है, उस पे एग्जेम्पलरी डैमेजेस इम्पोज होता है। The objective of exemplary or vindictive damages is not only to compensate the aggrieved party, it is also to punish the defaulter। तो इस केस में सिर्फ कॉम्पनसेशन ही नहीं कवर कर सकता है एग्रीव्ड पार्टी का जो भी लॉस है, इसमें पनिशमेंट भी दिया जाता है टू द डिफॉल्टर। These damages may be awarded only in two cases: breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings। जब मैरिज में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा तब ये अप्लाई होगा, ये डैमेज अप्लाई होगा। दूसरा है डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर व्हेन देयर आर सफिशिएंट फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर है उसके पास सफिशिएंट फंड्स होगा बैंक में, फिर भी है जो बैंकर है वो चेक का डिसऑनर करेगा, तो उस केसेस में भी ये डैमेजेस अप्लाई होगा। तो आगे में हम लोग एक केस देखेंगे, वो केस से बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये एग्जेम्पलरी, प्यूनिटिव एंड विंडिक्टिव डैमेजेस ये क्या है। तो ये केस है केस ऑफ जेफरसन वर्सेस पास्कल। ये था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। तो यहाँ पे जस्टिस ने क्या कहा था, द जस्टिस स्टेटेड दैट ब्रीच ऑफ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट
not only implies that loss of money spent on making arrangements for the marriage or for the purchase of goods required for marriage। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रीच ऑफ मैरिज है वो सिर्फ मॉनेटरी डैमेज नहीं करता है, सिर्फ जो जितना पैसा लगा है, जितना अरेंजमेंट्स में खर्चा हुआ है, शादी का खरीद जो सामान खरीदाया है, जो भी है, सिर्फ उसका डैमेज नहीं होता है, बट इट ऑल्सो हर्ट्स द इमोशंस ऑफ अ गर्ल हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर हस्बैंड एंड स्टे विथ हिम। तो इसमें जो गर्ल है या बॉय है जिसका भी ये हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसका सिर्फ मॉनेटरी डैमेज नहीं होता है, उसका इमोशनली भी वो इंसान काफी इफेक्ट होता है, इस वजह से उसका रेपुटेशन भी खराब होता है सोसाइटी में। तो वही चीज है, बिसाइड्स देयर इज द सोशल डैमेज टू द गर्ल्स रेपुटेशन, उसके रेपुटेशन पे भी इफेक्ट करता है। देयरफॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर सच लॉस। इसी रीजन से जो ऑर्डिनरी डैमेज है वो सिर्फ कॉम्पनसेट नहीं कर सकता इतना बड़ा लॉस के लिए, उसके लिए पनिशमेंट भी मिलना चाहिए डिफॉल्टर को। आगे देखते हैं नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस आर दोज विच आर अवॉर्डेड ओनली फॉर द नेम सेक। तो नॉमिनल डैमेजेस सिर्फ नाम के लिए क्लेम किया जाता है, ओनली फॉर द नेम सेक, when the aggrieved party has not in fact suffered any loss by reason of the breach of contract। यानी कि जब aggrieved party है वो कुछ लॉस उसको नहीं होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो कोई भी लॉस सफर नहीं करता है ग्रीव्ड पार्टी। द डैमेज रिकवरेबल बाय हिम आर नॉमिनल दैट इज वेरी स्मॉल। तो जो भी डैमेज वो रिकवर करता है ग्रीव्ड पार्टी वो बहुत ही नॉमिनल रहता है, बहुत ही कम रहता है, जो अमाउंट रहता है, पेमेंट रहता है, वो बहुत ही नॉमिनल रहता है, बस नाम के लिए रहता है। These are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party nor by way of punishment to the guilty party। तो ये जो नॉमिनल डैमेजेस का क्लेम होता है, क्लेम किया जाता है, वो ना ही कॉम्पनसेट करने के लिए किया जाता है टू द एग्रीव्ड पार्टी और ना ही गिल्टी पार्टी को पनिश करने के लिए। Such damages is a warning to the defaulting party that it has committed a breach of contract। तो ये सिर्फ एक वार्निंग के लिए किया जाता है कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो आगे कभी ब्रीच नहीं करे कोई कॉन्ट्रैक्ट का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं नॉमिनल डैमेजेस को। A makes a contract to procure 50 bags of wheat from B at rupees 200 per bag। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जहां पे ए को खरीदना है 50 bags of wheat from B at rupees 200 per bag। On the day of delivery, B fails to deliver and A has to procure the wheat from the another supplier at the same price, that is rupees 200 per bag। तो सिंस बी ने अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं किया, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ए क्या किया, ए दूसरे सप्लायर से गुड्स खरीद लिया और सेम प्राइस में खरीदा, रुपीज 200 पर बैग। Now A has not suffered any loss, but in order to maintain discipline in business industry, court can ask B for the payment of nominal damages so that the person cannot make breach of contract very easily। तो सिंस ए का कोई लॉस नहीं हुआ, ए का कॉन्ट्रैक्ट भी था 200 रुपीज 200 पर बैग का और मार्केट में भी प्राइस उतना ही था रुपीज 200 पर बैग, तो ए का कुछ लॉस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन बनाने के लिए कोर्ट कहता है कि जो बी है उसको पेमेंट करना पड़ेगा और वो बहुत नॉमिनल प्राइस रहेगा, बहुत नॉमिनल पेमेंट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो ए है ग्रीव पार्टी है उसका कोई लॉस नहीं हुआ है। तो और वो क्यों करना पड़ेगा बी को, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, उसने परफॉर्म नहीं किया अपना ऑब्लिगेशन। और ये सुनने में तो लग रहा है कि हाँ ये बहुत छोटा अमाउंट है, चलो बी दे देगा और नेक्स्ट टाइम फिर से वो ब्रीच कर लेगा क्योंकि अमाउंट जो है वो बहुत नॉमिनल है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स रहता है, जो प्रोसेस रहता है, वो बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत कम्बरसम रहता है। तो इसलिए वो एज अ वार्निंग कोर्ट करता है कि उसको एक नॉमिनल डैमेज पे करना पड़ेगा सो दैट वो आगे से ब्रीच ना करे बी। आगे है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। When the parties to a contract agree at the time of making the contract that in the event of a breach of the contract, the party responsible for the breach would pay a specified sum as damages to the other party। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम में दोनों ही पार्टीज डिसाइड करते हैं कि अगर किसी एक पार्टी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रीच, उसको कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर द डैमेजेस। Such payment may amount to either liquidated damages or penalty।
तो ये हो सकता है या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर पेनल्टी। तो देखते हैं ये क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। Liquidated damages is an estimation of amount by both the parties that is payable by the defaulting party to the aggrieved party at the breach of a contract. तो ये लिक्विडेटेड डैमेज एक तरीके का एस्टिमेशन है। दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त कोई अमाउंट फिक्स करते हैं तो वो अमाउंट एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर कोई एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया तो दूसरे पार्टी का कितना लॉस हो सकता है। तो वो लोग इसी तरीके से एस्टिमेशन लगाते हैं और जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको ब्रीच होने के बाद ये अमाउंट पे करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है टू द एग्रीव्ड पार्टी। द कोर्ट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सच डैमेजेस। तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस का अमाउंट जो है वो कोर्ट ना ही बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। दूसरा है पेनल्टी। पेनल्टी इज द अमाउंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द damages likely to be caused to the aggrieved party in case of a breach, but is disproportionately more and is fixed by both the parties with a view to ensure the performance of the contract. तो जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उस टाइम पेनल्टी उन लोग बोलते हैं कि इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा जिस पार्टी ने ब्रीच किया, और वो पेनल्टी का अमाउंट वो नहीं रहता, प्रोपोर्शन नहीं रहता है, जितना डैमेज होगा उससे ज्यादा रहता है। और वो इन लोग इसलिए बनाते हैं कि कोई एक पार्टी है वो ब्रीच ना कर सके, क्योंकि उसको पता रहेगा कि पेनल्टी भरना पड़ेगा और पेनल्टी का जो अमाउंट है वो जितना लॉस कर रहा है दूसरे पार्टी का उससे ज्यादा ही भरना पड़ेगा उसको। वो इसलिए किया जाता है, वो इंश्योर करने के लिए किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो परफॉर्मेंस हो। तो ये होता है पेनल्टी। द कोर्ट रिजर्व्स द राइट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ इट फील्स इट इज अनरीजनेबल। तो जो कोर्ट है वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर सकता है अगर वो पता चले कि वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो थर्ड रेमेडी है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। When in the case of a breach of contract, damages are not an adequate remedy, the aggrieved party can sue the party in breach to carry out his promise. तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके लिए जो डैमेजेस है वो एनफ नहीं है एज अ रेमेडी, एंड जो एग्रीव्ड पार्टी है वो दूसरे पार्टी को स्यू कर सकता है एंड कह सकता है कि जो भी आपका प्रॉमिस है वो आपको परफॉर्म करना ही होगा। यानी कि उसके लिए आपको कॉम्पेंसेशन जो है वो कॉम्पेंसेशन जो देगा, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देगा, वो एग्रीव्ड पार्टी के लिए एडिक्वेट नहीं रहेगा, यानी कि एनफ नहीं रहेगा। उसको उस तरीके का रेमेडी से उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। उसका प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब जो दूसरा पार्टी है जिसने परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट वो अपना प्रॉमिस को कैरी करेगा, वो अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करेगा। This is a direction by the court for specific performance of the contract at the suit of the aggrieved party. तो aggrieved party जब sue करेगा defaulting party को, तो according to court for specific performance वो डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसको वो ड्यूटी परफॉर्म करना होगा। एग्जाम्पल, A is looking for a house in a locality for his residence and finds one. ए को एक घर चाहिए था, उसने ढूंढा एक लोकेलिटी में एंड उसको घर मिल गया। ही कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ओनर बी टू बाय द हाउस। उस ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, बी है घर का ओनर। तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जहां बी कहा ओके आई विल सेल यू द हाउस, बी था ओनर हाउस का। लेटर बी रिफ्यूजेस टू सेल द हाउस टू ए। बाद में क्या हुआ, बी जो है कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डिसाइड हो गया, लेकिन बाद में बी जो है वो रिफ्यूज कर दिया टू सेल द हाउस, उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस damages from B for such breach of contract are not an adequate remedy for A because damages will not able to have the type of house he wants in the locality. तो अगर ये डैमेज हो गया तो ए के लिए जो डैमेजेस है वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं रहेगा। वो उसके लिए ए के लिए सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब बी परफॉर्म करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में ए कैन अपील टू द कोर्ट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में ए कोर्ट से अपील कर सकता है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो दैट बी अपना ड्यूटी परफॉर्म करे और उसके बदले में उसको कोई कॉम्पेंसेशन या पनिशमेंट नहीं मिले। ए का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब बी परफॉर्म करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को। आगे फोर्थ रेमेडी है सूट फॉर इंजंक्शन, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है
उसको एक पार्टी जो है वो नेगेट कर रहा है, वो नहीं मान रहा है। दैट इज वेयर ही इज डूइंग समथिंग विच ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू। मतलब वो ऐसा काम कर रहा है जो वो प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा वो काम। द कोर्ट may by issuing an injunction orders restrain him from doing what he promised not to do। तो जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है इंजंक्शन ऑर्डर और उसको रिस्ट्रेन कर सकता है, स्टॉप कर सकता है ऐसा काम करने से जो वो प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एन अ फिल्म स्टार agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act for some other producer। तो यहाँ पे क्या है, एन एक फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है, उसने एग्री किया था कि एक प्रोड्यूसर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना था और उसने बोला था कि 1 साल तक मैं सिर्फ आपके साथ काम करूंगी और कोई दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करूंगी। और उसी साल के अंदर ही वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वेर ही इज डूइंग समथिंग विच ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू। तो उसने वही काम किया, उसने कहा था कि वो नहीं दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी प्रोड्यूसर के साथ काम करेगी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली बना था। लेकिन बाद में क्या होता है, वो ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहती है कि वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। हेल्ड शी कुड बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है बाय एन इंजंक्शन ऑर्डर। तो ये था सूट फॉर इंजंक्शन। फिफ्थ रेमेडी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। द क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स एज मच as earned or in proportion to work done. When a person had done some work under a contract, the other party repudiated the contract। तो repudiated का मतलब है refuse to accept, रिजेक्ट करना। तो अगर कोई एक इंसान ने कुछ काम किया है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा पार्टी जो है वो अगर रिजेक्ट कर देता है वो कॉन्ट्रैक्ट, और सम इवेंट हैपेंस व्हिच मेक्स द फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, या कुछ ऐसा घटना घटता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का आगे का परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, then the party who has performed the work can claim remuneration for the work he has already done। तो जो पार्टी जिसने परफॉर्म किया है काम, वो क्लेम कर सकता है रेम्यूनरेशन जितना काम वो कर चुका है उसके लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। पी एग्रीड टू राइट अ बुक फॉर अ पब्लिशर सी। तो पी जो है उसने पी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जहां पे पी एग्री किया टू राइट अ बुक फॉर सी। फॉर दिस ही वॉज टू रिसीव ₹10,000 ऑन completion। तो पी को ₹10,000 मिलता उस बुक कंप्लीट लिखने के बाद। When he had completed 2 chapters but not the whole of his book, C abandoned the book। तो ये क्या है, जो पी है, पी ने सिर्फ 2 ही चैप्टर लिखा था, उसने पूरा बुक नहीं लिखा था। उसी बीच में जो सी है वो बुक को रिजेक्ट कर देता है। P was held entitled to get damages for breach of contract and payment quantum merit for the part already completed। तो P जो है, P का ये राइट बनता है कि वो जो भी डैमेजेस हुआ है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने 2 चैप्टर्स तो लिखा था, तो उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो ये वो क्लेम कर सकता है बी अंडर क्वांटम मेरिट। आगे देखते हैं। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये सारा केसेस है जिसमें क्वांटम मेरिट क्लेम किया जा सकता है। पहला है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड टू बी वॉइड। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था लेकिन बाद में वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, टेक्निकल रीजंस, और ड्यू टू सम अदर रीजंस वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, तो उस केस में क्वांटम मेरिट क्लेम किया जा सकता है। दूसरा है when something is done without any intention to do so gratuitously। तो कुछ ऐसा काम एक पार्टी कर रहा है दूसरे पार्टी के लिए बिना इस इंटेंशन से कि उसको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उसका इंटेंशन ये है कि ये काम करने से उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको इसके लिए पैसा मिलेगा या पेमेंट किया जाएगा। तो उस केस में जो पर्सन है, जो पार्टी है, जो एंजॉय कर रहा है ये बेनिफिट, उसको पेमेंट करना होगा उस पार्टी को जो वो काम कर रहा है। तो इस केस में भी क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। तो हमने अभी जस्ट पहले वाले स्लाइड में ये एग्जांपल देखा था बुक्स एंड चैप्टर्स।
तो वहां पे पता था कि वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पी, तो वो 2 चैप्टर सिंस कंप्लीट किया है, तो उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाएगा, पेमेंट करना होगा। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो डिविजिबल नहीं है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि उसका कितना कॉम्पनसेशन देना होगा, कितना पेमेंट करना होगा, तो उस केस में क्वांटम मेरिट अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। आगे है व्हेन वन पार्टी अबैंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए परफॉर्म कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, उसी बीच बी रिफ्यूज कर देता है, ई बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तुमसे, तुम रहने दो, तुम मत परफॉर्म करो। तो इस केस में ए जो है, वो जितना काम किया है अपना, उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है कि मैंने जितना काम किया उसका पैसा आप मुझे दे दो, फिर ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाता है क्वांटम मेरिट में, ये केस भी आ जाता है। आगे है व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बैडली। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिवाइड नहीं हो सकता है, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो द पर्सन हु हैड परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट ही इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द होल अमाउंट। तो जिसने परफॉर्म किया है वो क्लेम कर सकता है पूरा अमाउंट, भले ही वो उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पार्टी है उसके पास ये राइट रहता है टू मेक अ डिडक्शन फॉर अ बैड वर्क। वो कह सकता है कि आपने अच्छा से परफॉर्म नहीं किया पूरा कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए आपके पेमेंट में कुछ डिडक्शन होगा। तो ये दूसरा पार्टी कर सकता है। सो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ये 5 रेमेडीज थे। आप लोग को इनसे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।